तो सिंघम और दबंग जब भी कोई किसी पुलिस वाले के बारे में बोलता है या सुपर कॉप टॉप कॉप, पर्सनली आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल। और उसका भय सिर्फ शेखपुरा नहीं, आसपास के 3 या 4 जिलों में था। तो मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि इसको आप कन्वेंशनल पुलिसिंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और तब मुझे पता चला कि मोबाइल फोन को यूज करके हम लोग काफी कुछ पता लगा सकते हैं, चाहे उनकी लोकेशंस हो, यहाँ तक उनकी बात भी सुन सकते हैं। आप किसी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहे हैं तो एकदम वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट का तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। इसमें डेविड वार्नर जैसे बढ़िया प्लेयर ने 3-4 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वो कैप्टनसी से नहीं, टीम से ही बाहर हो गए। 24 घंटे के अंदर 15 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। तो अगर मैं बोलता नहीं, मेरे को तो पनिशमेंट पोस्टिंग कर दी गई है, मेरे को अच्छी जगह पोस्ट होना चाहिए, तो चेतन भगत जो विख्यात राइटर हैं, वो मेरे आईआईटी के बैचमेट हैं, मेरे दोस्त भी हैं। निश्चित रूप से अक्षय का इसमें काफी रोल रहा है। उन्होंने ही मुझे, जो हमारे फेमस डायरेक्टर नीरज पांडे, उनसे दोस्ती करवाई, उनसे मिलवाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट नीरज पांडे इज डायरेक्टिंग द वेब सीरीज बेस्ड ऑन माई बुक्स। सुसंस्कृत पढ़े लिखे इंसान है, उनकी फिल्मों की छवि टोटली अलग है और वो रियलिटी में टोटली अलग है। तो इमरान का भी बहुत अच्छा रोल रहा है मेरे किताब के पब्लिश होने में। अक्षय के साथ मिलकर हमने एक भारत सरकार की वेब पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है bharatkevi.gov.in। आप सबको मालूम ही है इसके बारे में। अक्सर हम सुनते हैं कि जब भी सरकारें बदलती है तो क्राइम भी ऊपर नीचे होता है। ऐसा कहते हैं कि कुछ राजनेता वहां के गैंगस्टर डॉन को बचाने में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हमने एक घटना सुनी, शहाबुद्दीन की कोरोना से डेथ हो गई। शहाबुद्दीन वो एक इतना बड़ा बिहार का गैंगस्टर या डॉन था जिसको लालू प्रसाद यादव की सरकार हमेशा बचाती आई। इनफैक्ट वो राजनीति में भी आया और राजनीति में भी उसने झंडे गाड़ दिए। उसका इतना खौफ था कि उसके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वहां सरकार पलटी, उसका भी सब कुछ खत्म सा हो गया। राजस्थान में बात करें, एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के तस्कर रहे हैं गाजी फकीर। जब गाजी फकीर के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली तो यहाँ भी एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रांसफर कर दी। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या राजनीति इतनी प्रभावी हो जाती है कि वहां के जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। इसका मैं अगर आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस दूं, तो जब मैं बॉम्बे में एक सीनियर लॉयर को असिस्ट कर रहा था, तब मुझे उन्होंने एक अपना किस्सा बताया कि महाराष्ट्र के एक फेमस पॉलिटिशियन है जो एयरपोर्ट जाते हैं और डी वर्ल्ड से एक फेमस डॉन आता है, उसको रिसीव करते हैं और उसको ड्रॉप करते हैं। यानी उनको पूरी खबर रहती है कि वो कब इंडिया आता है, कब इंडिया जाता है, लेकिन फिर भी आज तक हमारे देश की पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि पकड़ तो सकती है, लेकिन वो पकड़ना नहीं चाहते हैं। तो हमने सोचा आज हम किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को बुलाएं, एक ऑनेस्ट आईपीएस पुलिस ऑफिसर को, जो हमें बताए कि सिस्टम में रह के काम कैसे किया जाता है, कितना राजनीति का उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कब उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है, और उनसे पूछेंगे कि कैसे वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए सभी क्रिमिनल्स को सर्वेलेंस में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हमने एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर को बुलाया है जिसने बिहार में गुंडों का सफाया कर दिया। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से पहले पास आउट हुए, फिर उनकी जब बिहार में पोस्टिंग हुई तो वो अपनी पोस्टिंग से निराश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा और वहां पे एक फेमस जो वहां पे गैंगस्टर था जिसने कहते हैं 15 घंटे में 24 हत्याएं कर दी थी, उसको उन्होंने पकड़ा और सलाखों के पीछे किया। ये वो पुलिस ऑफिसर हैं जिनसे प्रेरित होकर अक्षय कुमार, जी हाँ, देश के बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी उन पर मूवी बना रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर ही अक्षय कुमार और आप आईपीएस पुलिस ऑफिसर ने दोनों ने मिलकर, आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ और देश के जवानों के लिए एक पोर्टल शुरू हुआ है कि जो शहीद हो जाते हैं उनके घर तक पैसा पहुंचाया जाए। वो भी वेब पोर्टल इशू करने का श्रेय आपको जाता है। तो ऐसे ही मोस्ट टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर को आज हमने इस शो पे बुलाना चाहे और वो उनका नाम है श्रीमान अमित जी लोढ़ा। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। तो बिना समय गंवाए मैं आज आपसे सीधा क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। वो क्वेश्चन जो काफी संजीदा है और हर भारतीय नागरिक उसको जानना चाहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है
और मेरा पहला सवाल अमित जी आपसे ये है कि जब भी हम देश में पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो दो ही छवि बनती है, या तो सिंघम दबंग जैसे पुलिस ऑफिसर्स की, या फिर ऐसी छवि बनती है जो पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं होता है उन कामों के लिए। आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में भी आईपीएस पुलिस ऑफिसर की जो कार्यशैली होती है वो सिंघम दबंग जैसी होती है या उसमें काफी डिफरेंस होता है? ओवर टू यू सर। नवन, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फिल्मों में जो भी पुलिस वालों का रोल दिखाया जाता है वो दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं। या तो उसको बिल्कुल ही दिखाते हैं कि वो रूल्स के दायरे में काम नहीं कर रहा और जितने गलत काम है सोसाइटी में हो सकते हैं वो सारे वो काम कर रहा है, या फिर उसको दिखाएंगे वो सिंघम और दबंग है, जबकि हकीकत में दोनों ही चीजें सही नहीं है। पुलिसकर्मी भी इसी समाज से आते हैं, वी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। सिर्फ फर्क पड़ता है कि जब हम वर्दी पहन लेते हैं, कानून के दायरे में रहकर हम काम करते हैं और हमारा काम होता है कानून की रक्षा करना और देखना कि हमारे आम नागरिक साधारण अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी हैव टू वर्क वेरी वेल विद इन द रेल्म्स ऑफ द लॉ। तो सिंघम और दबंग जब भी कोई किसी पुलिस वाले के बारे में बोलता है या सुपर कॉप, टॉप कॉप, पर्सनली आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल, और उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको कानून में काफी शक्तियां हैं, आपके सफिशिएंट मैन पावर है, बल है, जिससे कि आप इस देश में कानून का राज स्थापित कर सकते हैं, और ऐसा लोग करते आए भी हैं। जितना भी अच्छा काम हुआ इस देश में वो सब कानून के दायरे में रहते हुए ही हुआ है। अब आते हैं सर आपके रियल लाइफ इंसिडेंट पे। आपने बिहार के एक फेमस गैंगस्टर को पकड़ा था जिससे आपके आने से पहले कोई नहीं पकड़ पाया था। वो जिसने खड़े खड़े कई लोगों को मौत के घाट उतारा, उसको आपने अपने दम पर पकड़ा। आपने उस समय उसको पकड़ा जिस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, मोबाइल इतना प्रचलित नहीं हुआ था, फिर भी आपने सब कुछ सर्वेलेंस पे लेके उसको पकड़ा। क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कैसे आपने उसको पकड़ा और क्या आपने वो टेक्निक यूज की? बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो टेक्निक आईपीएस ऑफिसर यूज करते हैं जिससे वो अल्टीमेटली गैंगस्टर तक पहुंचते हैं? देखिए, सबसे पहले जब मैंने शेखपुरा जिला ज्वाइन किया तो बिल्कुल क्लियर मैंडेट सरकार का भी था कि उसको गिरफ्तार करना है, साथ ही साथ मेरे भी मन में था, क्योंकि उस आदमी ने काफी लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की थी, उसको गिरफ्तार करना था। और उसका इतना वर्चस्व था कि कई जगह वो इलेक्शंस भी उसके कैंडिडेट्स लड़ते थे, जीतते थे, और उसका भय सिर्फ शेखपुरा नहीं, आसपास के 3 या 4 जिलों में था। तो मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि इसको आप कन्वेंशनल पुलिसिंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ था, मुझे काफी इंटरेस्ट था मोबाइल फोन्स वगैरह में, और मोबाइल फोन्स वगैरह से ज्यादा पुलिसिंग में, कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी से कैसे किसी को पकड़ सकते हैं, क्या नई नई चीजें सीखते हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस, अक्सर मैं जब यंग एसपी था तो जाके उनके छुट्टी में भी जब जाता था तो 2-3 घंटे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठता था कि वो लोग लेटेस्ट क्या चीज कर रहे हैं। और तब मुझे पता चला कि मोबाइल फोन को यूज करके हम लोग काफी कुछ पता लगा सकते हैं, चाहे उनकी लोकेशंस हो, यहाँ तक उनकी बात भी सुन सकते हैं। तो इन सब चीजों का मैंने इस्तेमाल किया और जो भी लीगल प्रोसीजर्स उन सबको फॉलो किया। बट सिर्फ मोबाइल फोन या मोबाइल टेक्नोलॉजी से पकड़ना इतना आसान होता फिर तो कोई भी पकड़ सकता था। मैंने उसमें सारी तरीके लगाए, साम दाम दंड भेद जो आप कहते हैं, चाणक्य की रणनीति जो होती है, और मैंने काफी हद तक एक क्रिमिनल की तरह सोचा कि अगला उसका कदम क्या हो सकता है। काफी इसमें मेहनत पड़ी, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, मेरे जो डीआईजी थे मेरे साथ, मेरे जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, इसमें बहुत मेहनत की, और सिस्टमैटिक ये काम था, मतलब बिल्कुल टॉप सीक्रेट था, किसी को इस बारे में भनक भी नहीं थी। और 3 महीने के अंदर अंदर हमने उसको पकड़ा, जबकि वो 5 साल से जेल से भागा हुआ था। और बहुत ही अच्छा ये हमारा काम रहा है। इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि किताब भी लिखूंगा, और मुझे जब ऑफर आया पेंगुइन के द्वारा तो मैंने किताब लिखी बिहार डायरीज, जो काफी मशहूर हुई, काफी चल रही है, अभी भी बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में है। और ये किताब सक्सेसफुली, उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि पुलिस वाला की जो जिंदगी है एक पुलिस कर्मी की, उसको आम आदमी तक मैं पहुंचा सकता, और जो पुलिस वालों के बारे में धारणा है पुलिस आम जनता की, इस किताब को पढ़ने के बाद काफी बदली। तो ये जो पूरा ऑपरेशन था ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत प्लान था। इसमें हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज की, बट साथ ही साथ हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज की, और काफी विस्तार से मैंने इसके बारे में लिखा है अपनी किताब के अंदर। तो जो लोग भी पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं, बिहार डायरीज नाम की किताब है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन। बिल्कुल सर। तीसरा सवाल सर, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं और देश के इतने कुख्यात जो गैंगस्टर्स होते हैं उनको आप पकड़ लेते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी आता है कि पर्याप्त सबूत ना होने के कारण, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन ना होने के कारण, अल्टीमेटली दे गेट एक्विटेड, उनको कोर्ट से छूट मिल जाती है, वो कोर्ट से छूट जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास उनके लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं। क्या आप लोग इस बात से निराश नहीं होते? आपका क्या कहना है इस देश की न्याय प्रणाली पर? देखिए, जितना भी हमारी जो न्यायिक प्रणाली है
वो काफ़ी बरसों से, और उसमें बहुत विद्वान लोग जजेस बनते हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही वो लोग सोच के करते हैं। और एज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एज पार्ट ऑफ द पुलिस, ये मेरा काम है कि मैं देखूं कि जितने भी सही एविडेंस है किसी भी अपराधी के विरुद्ध, वो हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें, विटनेसेस को प्रस्तुत करें। और जैसा कि यही केस था जहाँ पे इतना खूंखार अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था, जिसने कितने लोगों का मर्डर किया, उसके बावजूद उसका हमने ट्रायल करवाया, और इस केस में बिल्कुल आजीवन कारावास इस अपराधी को हुई है। तो मैं बोलूंगा जहां भी पुलिस अपना काम ढंग से करती है और एविडेंस देती है अच्छे से, तो ऑब्वियसली न्याय मिलता है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने एविडेंस दी और आपके साथ अन्याय हुआ। तो ये हमारा काम है कि हम अपने विटनेसेस को, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज के जितने भी सबूत हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जितनी भी एविडेंस हमको सही जगह मिलती है, उसको हम अच्छे से इकट्ठा करें और उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। जब हम लोग प्रोफेशनल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उसमें कोई भी हमारे फेवर में निर्णय लिया जाए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। अक्सर हमने सुना है कि जब भी आप किसी गैंगस्टर को पकड़ने जाते हैं या कोई एनकाउंटर करना होता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। राजनीति का आपके काम पर कितना असर होता है? आपने, मुझे याद है आपकी जो बुक बिहार डायरीज आई थी, उसमें आपने जब सावंत प्रताप को पकड़ा था तो आपने एक बात को मेंशन किया था कि उसमें एक लोकल पॉलिटिशियन भी, या एक जो लोकल नेता है वो भी इन्वॉल्व था। कितना आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिशियन और ये जो आईपीएस ऑफिसर्स की जो तालमेल, मतलब इनका बीच में क्या रोल होता है, वो शायद आप हमको बेटर तरीके से बता सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर सर? देखिए, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस और एग्जीक्यूटिव, यानी कि हम जितने जो सरकारी अफसर हैं, ये सब एक हिस्सा, एक ट्रायम्विरेट है, और तीनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि इंटरफेरेंस, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एग्जैजरेटेड चीज़ है। या तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मेरे साथ तो पूरे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और हम लोग एक सिस्टम में काम करते हैं, सिस्टम में सबको अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपको पावर्स मिले रहते हैं, इवन अदरवाइज भी। तो अगर आप अपना काम सही करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, इम्पार्शली करते हैं, तो कभी भी आपके साथ इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऐसा जरूर कभी कभी हो सकता है कि आप किसी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहे हैं, तो एकदम उस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बट जो अफसर अच्छे हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उनको यहाँ नहीं तो दूसरी जगह उनसे काम लिया जाता है, वो काम करते हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि आपको काफी इंडिपेंडेंस मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश में बहुत सी चीजें नहीं होती। बड़े बड़े अपराधी जेल गए हैं, बड़े बड़े बाहुबली जेल गए, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। किसी के नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, बट वो सब लॉफुल कोर्सेज में हुआ है। पुलिस वालों ने काम किया है, मेहनत की। अगर इतना इंटरफेरेंस होता तो फिर बहुत ज्यादा अराजकता होती। ऐसा नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा जब हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारा भी एक लोभ होता, स्वार्थ होता है। जो ऑफिसर अपना काम सही से कर रहा है, जिसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या पोस्टिंग में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, और वो इम्पार्शली अपना काम कर रहा है, तो आप ही बताइए कि उसके साथ क्या एट द मोस्ट हो सकता है? कोई भी सिस्टम उसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर सकता है। तो ट्रांसफर भी होगा तो जैसे मैंने पहले बताया, हर ऑफिसर की किसी भी सरकार को जरूरत होती है ऐसा ऑफिसर जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जो अच्छा ऑफिसर हो, जिसको प्रशासन चलाना आता हो, who is a good administrator. So I still think there's concept of political interference is an exaggeration. This is my personal opinion. या तो मैं बहुत ही लकी रहा हूँ, या फिर ऐसा रहा है कि हर जने को आपकी रेपुटेशन पता होती है कि आप किस तरह के आदमी हैं, तो उसी तरह से आपके साथ एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। तो मैंने भी देखा है कि हमारे पुलिसकर्मी कहीं पे भी जब उन्होंने खुलकर काम किया है, कहीं उनको रोक टोक नहीं हुई है। और मैंने स्टेट गवर्नमेंट में भी काम किया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम किया, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जब हमने शहाबुद्दीन की बात सुनी कि कैसे उनको बिहार में लालू प्रसाद यादव की जब रिजाइन थी तब उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे नीतीश जी की सरकार आई सब कुछ पलट गया। तो यानी कहीं ना कहीं तो प्रभाव रहता ही है। आपको नहीं लगता कि राजनीति में जैसे ही सरकारें बदलती है एकदम से वहां का क्राइम ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है? तो आप, क्योंकि आप बिहार से आईपीएस कैडर रहे हैं, आप अभी भी बिहार में पोस्टेड हैं, तो इसके बारे में शायद आप हमें और अच्छे से बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा सच में है या ये सिर्फ स्पेकुलेशन होता है? देखिए, ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट का तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है।
बट अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड्स 2001 में भी जब ये बाहुबली थे, इन्होंने पुलिस के विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर दी थी, तो उसके प्रतिरोध में पूरी सिवान पुलिस की टीम, जिसको स्वयं पुलिस अधीक्षक मतलब सिवान के एसपी और जितने पुलिसकर्मी थे सिवान के, वो सब गए, उन्होंने इसमें मतलब उनके विरुद्ध कार्रवाई की और उनको वहां से भागना भी पड़ा। और जो पुलिसकर्मी, उनका काम है वो अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें, सही वक्त से काम करें। तो ऐसा जब काम वो करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं, कभी रिजल्ट्स देर से मिलते हैं, लेकिन मेरा इस समाज के सिस्टम में बहुत आस्था है। आई हैव फुल फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, और आप खुद ही देख रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी क्या रहे हैं। मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहने की बात ही नहीं है। जिनकी ये बात करें उनको पूरी सजा भी मिली है और ट्रायल्स भी उन पे चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कानून के दायरे के बाद कोई है। जितनी भी चीजें सबके बारे में आप देख लीजिए, अल्टीमेटली जितने भी बाहुबली रहे हैं, सिर्फ बिहार के ही नहीं पूरे इंडिया के आप देखिए, सबके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और जहां जहां पुलिस कर्मियों ने, खासकर आईपीएस ऑफिसर्स ने इसको पर्सनल अपना लेकर काम किया है, उसमें आप देखिए काफी रिजल्ट्स आए हैं। सर अगेन एक सवाल और उठता है, आप लोग मेहनत करते हैं और जब मेहनत करते हैं उसके बाद एकदम से सरकारें ऐसी जगह ट्रांसफर करती है जहां पे सोच पाना ही मुश्किल होता है। आई वुड से इट्स अ पनिशमेंट पोस्टिंग। इसलिए जब राजस्थान में एक फेमस गाजी फकीर जो थे, जब उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली, तब कहते हैं कि वहां के एक आईपीएस ऑफिसर को रातों रात सरकार ने चेंज कर दिया। ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश के कई भागों में देखने को मिलता है कि आईपीएस ऑफिसर्स को कई बार अपनी मेहनत का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि सच में ऐसा होता है सर? देखिए, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर आप सब कुछ आपके मनमाफिक ही होता है? जब आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की या कोई भी गवर्नमेंट नौकरी आपने ज्वाइन की है, यू मस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफर्स। अभी आप देख रहे हैं आईपीएल देख रहे हैं, उसमें डेविड वार्नर जैसे बढ़िया प्लेयर ने 3-4 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो वो कैप्टनसी से नहीं टीम से ही बाहर हो गए। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है, किसी फिल्म एक्टर की फिल्में फ्लॉप होती तो वो उसको फिल्में मिलनी बंद हो जाती है। तो दिस इज सोसाइटी। यू विल से दैट आई एम गिविंग यू वेरी फिलोसफिकल आंसर, बट ऐसी चीज तो वैसे भी होंगी। और जो आपने बताया कि रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, तो रातों रात बहुत अच्छे अफसर भी लगाए जाते हैं जब कहाँ सिचुएशन किसी अफसर की वजह से खराब हो जाती है। कोई ऑफिसर है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ही हैज टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम्स क्रिएटर्स तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो रातों रात आपकी जरूरत बहुत जगह पड़ती है। और ट्रांसफर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब। जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की होती है तो ये तो सभी को पता है कि ट्रांसफरेबल जॉब है। और पनिशमेंट पोस्टिंग तो बहुत ही गलत वर्ड है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको छोटी बड़ी पोस्टिंग्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इतना लंबा करियर आपका, 35-37 साल की नौकरी आपकी रहती है, तो आपको पोस्टिंग्स थोड़ी इधर उधर की भी होंगी। ये आपका काम है कि आप उस पोस्टिंग में कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं। आपको याद हो कई साल पहले तिहाड़ जेल को भी लोग पनिशमेंट पोस्टिंग मानते थे। वहां पे मैडम किरण बेदी ने ज्वाइन किया एज डीजी तिहाड़, और उन्होंने कितना काम किया, पूरी दुनिया ने उसको जाना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, करने वाले बहुत जगह काम करते हैं। तो आई रियली डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट पोस्टिंग। और आपको लगेगा कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट ट्रांसफर होता है, सबको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, बट देन यू रियलाइज दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और जहां आपकी पोस्टिंग होती है वहां जाके यू शुड गिव योर बेस्ट। मेरा भी जब शेखपुरा पोस्टिंग हुई थी, शेखपुरा बिहार के सबसे बहुत छोटा जिला है, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उससे पहले मैं बड़े बड़े जिलों में एसपी रहा था, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना। मुझे लगा इतनी छोटी जगह मेरी पोस्टिंग हो रही है। मैंने किताब में भी लिखा कि बहुत बेमन से मैं वहां पर गया, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि सरकार ने मुझे वहां पे पोस्ट किया है ये कहकर, क्योंकि वहां पे 24 घंटे के अंदर 15 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। तो अगर मैं बोलता नहीं मेरे को तो पनिशमेंट पोस्टिंग कर दी गई है, मेरे को अच्छी जगह पोस्ट होना चाहिए, तो ये मेरी सोच को इंगित करता है कि मेरी सोच कितनी बेकार है। तो मैंने किताब में सारा चीज मेंशन की कि मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जब मैं वहां पे गया देन आई डिड माय बेस्ट। और उस सो कॉल्ड पनिशमेंट पोस्टिंग की वजह से आज पूरे इंडिया में मेरी किताब और मेरी काम की चर्चा हो रही है। तो पनिशमेंट पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के पास पूरा हक है। हम भी जब एज एन एसपी कहीं काम करते हैं, किसी स्थिति में, किसी थाने की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो हम वहाँ अच्छे थाना प्रभारी को भेजते हैं। तब ये नहीं बोलते कि ये पोस्टिंग खराब है, उसको बोलते हैं वहां जाके स्थिति सुधारो। और इसी प्रकार जैसे मैंने बोला, किसी की ट्रांसफर की जाती है, कई सारे उसके कारण होते हैं। सर एक कारण को कई बार मीडिया में बताया जाता है, वो भी होता है, लेकिन साथ ही साथ मैंने बताया कोई प्रैक्टिकल अफसर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसको हर सरकार में जरूरत है। सर आपको भारत के राष्ट्रपति से गैलेंट्री अवार्ड मिला है। आपने नक्सल एरियाज में भी काफी काम किया है। आपको क्या लगता है कि नक्सल एरिया में क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मैंने बिहार के कई नक्सल प्रभावित जिलों में काम किया है, और
मैंने देखा जहाँ भी पुलिस ने सिस्टमैटिक तरीके से काम किया, मेहनत की है एंड टेक्नोलॉजी को भी यूज किया, अपने फोर्स को भी मोटिवेट किया। जैसे अगर मैं उम्मीद करूं कि मेरे जितने पुलिस कर्मी है, मेरे कांस्टेबल्स और डीएसपीज रोज आके रेड करें और मैं एक बार भी ना करूं, तब आई कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। बट अगर मैं भी 15 दिन में एक बार उस ऑपरेशन को लीड करता हूँ, प्रोफेशनल तरीके से लीड करता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी फोर्स काफी मोटिवेट होती है। तो नक्सलाइट्स के साथ हमारे काफी मुठभेड़ें हुई हैं, काफी इसमें हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जहाँ जहाँ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने सिस्टमैटिक रूप से काम किया है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स पे काम किया है, फोर्स को मोटिवेट किया, प्रोफेशनल तरीके से इनके विरुद्ध अभियान चलाए हैं, हमको वहाँ काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और बेगूसराय में मैं एसपी था, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारे ऑपरेशन जो थे नक्सलिज्म की, ऑलमोस्ट वहाँ पे कमर तोड़ दी गई। अभी मैं गया में आईजी हूँ, तो थोड़े दिन पहले यहाँ पे सीआरपीएफ और गया पुलिस की टीम ने मिलकर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, उनके पास से बड़ा जखीरा बरामद हुआ। तो केवल बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जहां जहां सरकार ने कहते हैं पॉलिटिकल विल बनाया, पुलिस को टोटल सपोर्ट किया, रिसोर्सेज दिए, मैन पावर दिया, वहां पे नक्सलिज्म के विरुद्ध काफी अच्छा सक्सेस मिला है पुलिस को। और नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था एक आइडियोलॉजी की तरह, बट आप देखें धीरे धीरे इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया। काफी जगह तो ये प्योर गैंग ऑफ एक्सटॉर्शनिस्ट हो गया है। तो उसमें कहते हुए मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि काफी चीजें बदल गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह भारत सरकार और स्टेट्स की सरकारें काम कर रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, आने वाले समय में इस समस्या का काफी हद तक निदान हो जाएगा। सर, जब हम बात करते हैं इस देश में नक्सलवादियों की, अक्सर हम सवाल ये उठाते हैं कि जब देश में इतनी सेना है, इतने पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो क्यों ना हम नक्सलवादियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप देखें कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, नक्सलवादियों का मुद्दा उठता है और कहीं ना कहीं नक्सल अटैक की बात होती है। अभी बंगाल इलेक्शन हुआ, कहते हैं कि नक्सल अटैक हुआ, कई सारे नक्सल अटैक के कारण हमारे देश के जो सेना के जवान हैं वो मारे गए, वो शहीद हो गए। तो आपको लगता है कि नक्सल और इलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई संबंध है, कोई रिलेशन है आपस में? देखिए, अगर ऐसी बात सच होती तो फिर आज ये जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं मिलते। और आपने खुद देखा, आंध्रा में चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर नक्सलियों द्वारा हमला हुआ। छत्तीसगढ़ में कई पॉलिटिशियंस के विरुद्ध उन्होंने हमला किया, यहाँ तक कि उनका मर्डर भी हुआ। इवन बिहार में ऐसा हुआ। तो ऐसी बात नहीं है जिनकी आप बात करेंगे, जो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं नक्सलाइट्स को, वो तो मैंने आपको बताया कि अगेन यू कैन कॉल इट अ वेरी फिलोसफिकल आंसर। समाज में चाहे पुलिस का तबका हो, चाहे कोई भी और डिपार्टमेंट हो, हर तबके में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक शीप होते हैं, जो अनस्क्रूपलस होते हैं। आज आप देखिए कितने डॉक्टर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं कोरोना के काल में, बट इस दौरान भी कई लोग हैं जो नकली रेमडेसिविर बेच रहे हैं, या रेमडेसिविर का कितना जबरदस्त वो कीमत बढ़ा के बेच रहे हैं। तो जिसको जहां मौका मिलता है, मैंने बताया क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, उसके बावजूद कुछ ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए। तो हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो एज आई टोल्ड यू, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और मुझे तो लगता है कि सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है। सरकार तो चाहती है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो। अगर ऐसा नहीं होता तब ये विकराल, आज से 10 साल पहले भारत के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नक्सलिज्म था, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर लगातार जो सरकारों द्वारा कार्य किए गए हैं, अब वो दायरा बहुत सीमित हो गया। आपको पता है ये बात। तो वोट से पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में जो हमारे करीब 70 जने शहीद हुए हैं, 33 जने शहीद हुए हैं हमारे जो सीआरपीएफ के, तो बिल्कुल भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का उनको पूरा सपोर्ट है, सीआरपीएफ को भी और छत्तीसगढ़ पुलिस को। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छे इसमें रिजल्ट दिखेंगे। बलिदान तो अक्सर होता ही है, पुलिस वालों द्वारा अक्सर बलिदान दिया जाता है, बट देन दिस इज a professional hazard, part of our duty. तो मैं तो बोलूंगा hats off to all the CRPF personnel and the police officers for leading the operations against Naxalites all over the country. अब आते हैं आपकी उन 2 किताबों की तरफ, वो किताबें जो बड़ी फेमस हुई। एक पहली किताब बिहार डायरीज, जहां पे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब आप बिहार में पोस्टेड थे। आपने ये बताया कि कैसे आपने वहां पे गुंडों का सफाया किया। और दूसरी किताब हाल ही में जो आपने लिखी है, जिसमें आपने बताने की कोशिश की है कि आईपीएस एज ए यूनिफॉर्म में कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट आईपीएस ऑफिसर। इन 2 बुक्स पे आपका क्या कहना है सर? मतलब कैसे आपने लिखी, क्या आपने शेयर किया, अगर आप कुछ बताना चाहें इस बारे में। देखिए, दोनों ही किताबें, मेरी अभी नई किताब भी आई है, लाइफ इन द यूनिफॉर्म, और पहली किताब जैसे मैंने आपको बताया उसका नाम था बिहार डायरीज। मैं लिखता अच्छा था, स्कूल मैगजीन का भी एडिटर था, कॉलेज में भी एडिटर था, और एक जनरल फ्लेवर फॉर राइटिंग था, बट कभी ऐसा शौक नहीं था राइटिंग का। और जब मैंने ये
बड़े बड़े अपराधी पकड़े इसमें, जिसमें मेरी टीम का भी काफी सहयोग रहा। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि इसके ऊपर तो एक बॉलीवुड फिल्म बननी चाहिए, तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आपने ये ऑपरेशन किया है। तो चेतन भगत जो विख्यात राइटर है, वो मेरे आईआईटी के बैचमेट हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो उनको देखकर मुझे कई बार लगता था कि उन्होंने किताब लिख दी, काश मैं भी किताब लिखता। लिखने का हुनर तो मेरे भी अच्छा है, लेकिन मैं कार्य के व्यस्तता के कारण भी और मे भी अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए भी मैंने किताब नहीं लिखी। मुझे लगा कि मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी किताब कौन पढ़ेगा। बट जब ये घटना हुई तो मेरे पास किताब बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि ये रियल स्टोरीज के लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। ये सब कुछ तो मेरे साथ जीवन में घटना हुई और मैंने इसको कागज पे उतारा। बिहार डायरीज को पहले लिखा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी सक्सेसफुल होगी कि इसके 6 एडिशंस आएंगे और इसका हिंदी एडिशन भी सोल्ड आउट हुआ। फिर जब ये काफी सक्सेसफुल हुआ तो मुझे बहुत सारे रीडर्स का पूरे इंडिया से नहीं, देश विदेश से मुझे मैसेजेस आने लगे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि आप और किताबें लिखिए, इट विल मोटिवेट अस एंड वी विल गेट टू नो मोर अबाउट द लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो मुझे लगा क्यों ना मैं किताब इस बार अपनी जो पुलिस ऑफिसर की मेरी जीवन है, मेरा जीवन, उसके ऊपर लिखूं मैं। तो मैं सेकंड किताब मैंने भी हाल ही में लिखी, जिसका नाम है लाइफ इन द यूनिफॉर्म, एंड आई एम वेरी प्लीज दैट इट इज ऑल्सो ऑलरेडी अ बेस्ट सेलर। इसको भी सभी जगह बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और इसका भी सेकंड एडिशन बाजार में जल्दी आने वाला है। आई एम डिलाइटेड दैट बोथ माय बुक्स हैव डन सो वेल, and more than the number of copies that they have sold, I am more happy, more proud of the fact that they have changed the perspective a common man has about the police. जो पुलिस वालों के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं, काफी हद तक मुझे लगता है इस किताब को पढ़ के दूर हो रही है। और सबसे अच्छी बात है, इस किताब के अंदर मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो मेरी लाइफ है, मेरी दिनचर्या है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन सब के बारे में मैंने लिखा है। और इसमें काफी ह्यूमर है। पहली किताब में बहुत ह्यूमर था। पुलिस वालों की लाइफ बहुत टफ होती है, काफी चैलेंजिंग एटमोस्फेयर में हम लोग काम करते हैं, बट इसमें किताब में काफी ह्यूमर है। साथ ही मैंने अपने सभी सहकर्मियों के बारे में, जितने मेरे कलीग्स हैं, चाहे वो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे कांस्टेबलरी हैं, उन सब के बारे में मैंने लिखा है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर अकेला क्लेम नहीं कर सकती, उसकी वजह से सक्सेस उसको मिला है। चाहे वो किसी टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हो, क्रिमिनल्स के खिलाफ रेड्स हो, या कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई हो, हर जगह पुलिस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। साथ ही साथ पुलिस के जो लीडर्स है, खासकर जो आईपीएस ऑफिसर्स, दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। और मैं उम्मीद करता हूँ इन किताबों को पढ़ के काफी लोग मोटिवेट होंगे, काफी लोग पुलिस के बारे में सीखेंगे, और कई लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, वो पुलिस को ज्वाइन करने की भी सोचेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट सवाल है, जो काफी सीरियस क्वेश्चंस हो गए हैं। एक लास्ट सवाल जो मेरे में भी बड़ी जिज्ञासा जानने की, कि आपका अक्षय कुमार से कैसे मिलना हुआ और कैसे अक्षय कुमार ने आपसे बात हुई और आप पे मूवी बनाने का उन्होंने सोचा, इसके बारे में अगर आप कुछ हमें बता सकें तो। देखिए, अक्षय बहुत ही बढ़िया एक्टर तो है ही, साथ ही बहुत शानदार इंसान है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी उनसे दोस्ती है। और अभी फिल्म की बात नहीं, क्योंकि पूरा जो सिस्टम, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो, उसमें सब कुछ चेंज हो गया। तो अभी हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं, निश्चित रूप से अक्षय का इसमें काफी रोल रहा है। उन्होंने मुझे, जो हमारे फेमस डायरेक्टर नीरज पांडे, उनसे दोस्ती करवाई, उनसे मिलवाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट नीरज पांडे इज डायरेक्टिंग द वेब सीरीज बेस्ड ऑन माई बुक्स। साथ ही इमरान हाशमी भी बहुत ही सुसंस्कृत, पढ़े लिखे इंसान है। उनकी फिल्मों की छवि टोटली अलग है और वो रियलिटी में टोटली अलग है। तो इमरान का भी बहुत अच्छा रोल रहा है मेरी किताब के पब्लिश होने में। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही साथ अक्षय के बारे में मैं और भी तारीफ करना चाहूंगा कि अक्षय के साथ मिलकर हमने एक भारत सरकार की वेब पोर्टल शुरू किया, जिसका नाम है bharatkiveer.gov.in। आप सबको मालूम ही इसके बारे में। ये हमारे जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के शहीद हैं, उनके परिवारों के सहयोग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था 2017 में भारत सरकार द्वारा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी कि इसमें भारत के सभी नागरिकों द्वारा करीब 350 करोड़ रुपए हमारे सीएपीएफ के शहीद परिवारों के लिए दिए गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही अपने आप को प्रिविलेज समझता हूँ, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इतने नोबल कॉज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अक्षय का इसमें जबरदस्त रोल रहा है, उन्हीं की वजह से पूरा ये वेब पोर्टल सेटअप हुआ है, bharatkiveer.gov.in। तो मैं चाहूंगा इसी प्रकार आगे भी हम लोग इस तरह के जितने भी सोशल कॉजेज उनको लेकर काम करते रहे। एंड आई फील वेरी प्राउड, वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम डॉनिंग दिस यूनिफॉर्म ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, उससे लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक असर पड़ता है। आई कैन ब्रिंग अबाउट अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। सो दिस इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द police force, proud of the men who work with me,
unsung heroes who tirelessly work all over the country without bothering about their personal safety, without bothering about their families, their children, how they are growing up. और बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं पुलिस वालों का सेक्रीफाइस देखता हूँ, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में, इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बीच भी हमेशा वो लोग जैसे तैसे पॉजिटिव होते हुए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आज आपने कई सारे हमारे सवालों का जवाब दिया और आपने बताया कि किस तरह देश की राज्य सरकारें, देश के आईपीएस ऑफिसर्स लगे हैं देश में क्रिमिनल्स को हटाने के लिए। आपने काफी अच्छे से हमारे दर्शकों को रियल ग्राउंड सिचुएशन से रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पे आने के लिए। मुझे दर्शकों को बताने में खुशी हो रही है कि आज सर ने हमें इतना अच्छा टाइम दिया और आगे भी हम इस तरह कई ऑफिसर्स को, ऑनरेबल जजेस को, सीनियर एडवोकेट्स को और न्याय जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों को इस शो पे लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।